बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ एक्सेल शो के साथ मैं यानी हसन बेग और आज मेरे साथ मेरी जो को होस्ट हैं उनकी मेहरबानी है सामिया राशिद, उन्होंने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया जी। और आज नाजरीन हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको जब मैं शुरू करूँगा तो आपको फ़ील होगा कि बुनियादी तौर पे दुनिया भर में कोई अगर इस दुनिया से यानी इस रुए ज़मीन से अगर ये ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है तो वो सिर्फ़ एक वजह से ख़त्म हो सकती है, वो है मौसमियाती तब्दीलियाँ। बेसिकली क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज़ है, ना तो किसी क्लाइमेट चेंज को अगर टैकल ना किया गया प्रॉपर तरीके से तो आने वाले दिनों में इसकी बहुत तबाही हो सकती है। ये बहुत पुराना फिनामिना नहीं है। ये इंसान ने जब तरक्की शुरू की, जब पाकिस्तान में दुनिया भर में पाकिस्तान में हर जगह पे मशीनरी का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा तो फॉसिल फ्यूल्स आए, तो वहाँ से एक एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है, जो क्लाइमेट बैलेंस है, वो ख़राब होना शुरू हो गया। और दुनिया भर में इसकी रियलाइजेशन कब हुई? इसकी रियलाइजेशन पहली दफ़ा उस वक्त हुई 1992 में, जब एक अर्थ समिट हुई रियो डी जनेरो में ब्राज़ील में, और वहाँ पे यूनाइटेड नेशन के आसपाइसेस में ये कॉन्फ्रेंस हुई। और उस कॉन्फ्रेंस में ये फ़ील किया गया, एक इंटरनेशनल यानी ट्रीटी हो गया ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, और वहीं से इब्तदा हुई। तो वहाँ से एक फिर ये कहा गया कि इसका तो एक ऐसा टॉपिक है जिसको यानी ना सिर्फ डिस्कस करना चाहिए बल्कि इस पे कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए, क्लाइमेट एक्शन होना चाहिए। और उसी के लिए एक यूनाइटेड नेशन ने एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन किया ऑन क्लाइमेट चेंज, और UNFCCC जो है उसके अंडर फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ शुरू हुई, COP जिसको कोप कहा जाता है। और अभी आप लोगों को सुन रहे होंगे कि यहाँ दुबई में कोप 28 हो रहा था। कोप 28 इस वजह से कहते हैं कि ये हर साल एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होता है, और ये स्टार्ट कब से हुआ? 1992 में, चूँकि मेन एक यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके बाद ये वहाँ से स्टार्ट हुआ 1995 से, और 95 से लेकर आज तक यानी हर साल होता आया है। जो COP1 था वो बुनियादी तौर पे बर्लिन में हुआ, और बर्लिन में इसका एक कैंपस भी है, इसका एक सेक्रेटेरिएट है, और वहाँ से फिर क्योटो प्रोटोकॉल आया, और क्योटो प्रोटोकॉल से होते हुए लास्ट ईयर आप लोगों को याद होगा कि पाकिस्तान में जो फ्लैश फ्लड्स या बारिशें हुई उनकी वजह से जो सैलाब आए उसकी वजह से जितनी बड़ी तबाही हुई 31-32 बिलियन डॉलर की, उसमें फिर पाकिस्तान ने COP27 शर्म उल शेख मिस्र में हो रहा था, और शहरी रहमान साहिबा, सेनेटर शहरी रहमान, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था क्योंकि वो क्लाइमेट की मिनिस्टर थी पाकिस्तान से, और उन्होंने बड़ा अच्छा प्लीड किया केस को। और वहाँ से एक और इब्तदा हुई जो डैमेज एंड लॉस एंड डैमेज फंड है उसकी इब्तदा हुई, और वो अब बाकायदा यानी एक शेप अप कर चुका है। अब एक फ़ंड कैम हो चुका है वर्ल्ड बैंक के साथ कोऑपरेशन में, और वो तकरीबन $1 बिलियन उसमें रखे गए हैं, जो कि बहुत कम है। इस यानी क्लाइमेट चेंज की जो तबाहियाँ हैं वो तो कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि राइजिंग टेम्परेचर्स की वजह से एक अंदाजे के मुताबिक पिछले साल जो तबाही हुई तकरीबन 71,000 अमवात हुई, और डिस्प्लेसमेंट तो इससे कहीं ज़्यादा है। और एक अंदाजे के मुताबिक कोई 2.5 लाख लोग जो है बाई 2050 अगर इसमें कोई अमल ना किया गया तो 2.5 लाख लोग हर साल इस क्लाइमेट चेंज की नज़र हो जाएंगे। और इसी तरीके से एक अंदाजे के मुताबिक इस सदी के आखिर में 1 बिलियन लोग जो है वो रिफ्यूजी बन जाएंगे, वो उनको माइग्रेट करना पड़ेगा इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये एक बहुत बड़ी फिगर है, और इसी पे डिस्कस करने के लिए हमने सोचा कि आपसे बात करते हैं। और सामिया, आप भी क्लाइमेट चेंज का शिकार तो सारी दुनिया है, पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा है, और आपको जैसे मैंने इब्तदाइया में बताया कि बुनियादी तौर पे इसकी इब्तदा जो है वो आपको पता है ये कोई बहुत पुराना फिनामिना नहीं है। जब ये राइजिंग टेम्परेचर्स होने लगे और जब ग्रीन हाउस यानी गैसेस जो हैं वो आगे
आई, तो उसमें 1992 से ये इब्तदा हो गई। अच्छा, 1992 से हम सबको पता था कि ये हो रहा है, जैसे दुनिया में एक अवेयरनेस आ गई थी। बिल्कुल। तो अभी तक उसके ऊपर कुछ एक्शंस क्यों नहीं लिए गए? अब हमें फ्लड का पता था कि फ्लड आएगा, तो भी उसके लिए भी कुछ हम इक़दाम नहीं, मेरा ख्याल है उसमें एक देखें एक एक्शन ज़रूर शुरू हुआ, क्योंकि यूएन ने इब्तदा की, और जैसे मैंने इब्तदाइये में भी बताया कि 1995 में पहली दफ़ा बर्लिन में ये COP1 हुई थी 1995 में, और उसके बाद आप देखें तो ये कोई COP3 जो है कियोटो प्रोटोकॉल के नाम से, जिसमें कार्बन इमिशंस पे बात हुई कि कार्बन डाइऑक्साइड और इन चीज़ों को कैसे हमने कंट्रोल करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रही हैं और ह्यूमन लाइव्स को अल्टीमेटली डिस्टर्ब कर रही हैं। उसकी वजह से हेल्थ से लेकर हर चीज़ के मसले मसाइल। तो कियोटो प्रोटोकॉल पहला प्रोटोकॉल था COP3 जो है 1997 में, जिसको आप माइलस्टोन कह सकते हैं। इसी तरह डिस्कशंस नहीं लगती हैं आपको? कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, नहीं, एक्शंस नहीं, कॉन्फ्रेंस के अलावा वहाँ पे एक्शंस भी होते हैं और जो वहाँ पे कोई ना कोई डिसीजंस भी होते हैं। मैं आपको बताऊं कि इसकी अगर तारीख, क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना नुकसान हुआ, बहुत नुकसान होता है, और लास्ट ईयर हमारे यहाँ भी हुआ, अफ्रीका में भी हुआ, और आपको पता है बहुत सारे कंट्रीज में ये वाली जो चीज़ें हैं, इवन आपकी वाइल्ड लाइफ भी इससे इम्पेक्ट होती है। ह्यूमन लाइफ्स के अलावा ये जो हीट वेव्स हैं उनकी वजह से, और ये जो आपके ग्लेशियर्स जो है वो यानी आउटबर्स्ट हो रहे हैं और उनकी वजह से सैलाब आ जाते हैं। इसके अलावा आपका जो यानी वो जो वाटर है, वाटर स्केर्सिटी जो है वो एक अपने, आपको पता है कहा जाता है कि ये शायद बाई 2050-60 मालदीव जो वो एक आइलैंड सा मुल्क है वो शायद डूब जाए, क्योंकि राइजिंग टेम्परेचर्स की वजह से वो जो सी लेवल है वो भी ऊपर जा रहा है। तो लेकिन वो जो एक्शन की आप बात कर रही हैं वही मैं बता रहा था कि बुनियादी तौर पे कियोटो प्रोटोकॉल जो है COP3 जो है पहली दफ़ा उन्होंने कार्बन पे बात की, और दोहा कॉन्फ्रेंस जो 18 COP18 थी उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यानी इस पे जोर दिया गया कि जी दोहा कॉन्फ्रेंस में फिर कहा गया कि कौन कौन से यानी चीज़ें हैं जिन पे हमने एक्शन लेना है। ये होते होते आपको पता है ये फिर पेरिस एग्रीमेंट जो है COP21 ये एक और माइलस्टोन था, वो जो आप एक्शन की बात कर रही हैं। जैसे यानी बर्लिन की COP1 जो है वो एक इब्तदा था। COP3 जो है कियोटो प्रोटोकॉल जो है ना उसने इस चीज़ को बहुत बेहतर किया। फिर दोहा कॉन्फ्रेंस आ गई 18 COP18 जो थी, और COP21 जो है जो 2015 में हुई उसके मुताबिक पेरिस एग्रीमेंट हो गया। पेरिस एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा यानी वो एक माइलस्टोन था। उसमें कहा गया कि ये चीज़ें हैं जो वर्ल्ड जो है ना करने जा रही है, 1 by 1 ये एक्शन लिए जाएंगे। उसी की कंटेक्स्ट में अब लास्ट ईयर COP27 जो है जिसमें पाकिस्तान का बहुत किरदार गए, कोई एक्शंस की डिटेल्स उन्होंने शेयर की कि ये एक्शंस लिए गए? जी बिल्कुल सारी वो यानी वो जो एक्शंस हैं उसमें क्या क्या होगा कि आप एक तो उस पर हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि बुनियादी तौर पे तो कार्बन इमिशंस जो हैं उनको कम करना है, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हैं उनको कम होना है, और उसके साथ ये कैसे कम होना है ये एक चैलेंजेस हैं। इस पे बात होगी कि ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और फॉसिल फ्यूल्स को आप ख़त्म करेंगे, और जो नुकसानात थर्ड वर्ल्ड में हो रहे हैं या फर्स्ट वर्ल्ड में भी हो रहे हैं, लोगों की बाकायदा माइग्रेशंस हो रही हैं, उस पर भी एक यानी वो कहा गया कि आप जो है ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है वो उसको भी कवर कर रहा होगा। इसी तरीके से COP28 हो रहा है अब इस वक्त, और वो कल जो है आपको पता है कि कंक्लूड होना था। कंक्लूड तो 2 दिन पहले होना था, लेकिन ये थोड़ा सा चूँकि पहला जो ड्राफ्ट बना वो जो सुल्तान जाबिर हैं जो बुनियादी तौर पे यहाँ की जो UAE का ऑयल का मिनिस्टर है वो भी वही है, और वहाँ पे इख्तलाफ क्या चल रहा है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इख्तलाफ क्या चल रहा है, इख्तलाफ ये चल रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं यानी मीनिंग देयर बाई कि ये जो पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ें हैं इनको आपने यानी फेज आउट करना है। अब फेज आउट अगर इनको
करना है तो फिर कैसे करना है, क्योंकि उनकी तो सारी इकानमी इसी पे चल रही है। सऊदी अरब हो, कुवैत हो, इराक हो, यूएई हो या इवन रशिया हो, तो आपको पता है उसकी वजह से फिर ये डिस्कशन शुरू हो गई कि ये ड्राफ्ट में फॉसिल फ्यूल का कोई बहुत ज़्यादा, यानी उन्होंने कहा फेज आउट नहीं होना चाहिए, उस पर इख्तलाफ हो गया। इवन अमेरिका ने और चाइना ने सब ने किया, और लेकिन उस पर अब जितना एक इख्तलाफ है उसी की बुनियाद पे एक अमेंडेड ड्राफ्ट जो है कल डिस्कस होता रहा। कल शाम को, रात को जो है ना उसको फाइनल करना था। प्रॉबेबली आज शायद वो फाइनल हो जाए, लेकिन उस पर दस्तखत आपको पता है कंसेंसस से होने हैं, कंसेंसस से होने हैं। अब आई डोंट नो कि कंसेंसस होता है कि नहीं होता। जी, कॉन्सिक्वेंसेस चाहिए उसके क्या होते हैं। एग्जैक्टली तो वही बात है कि हमारे यहाँ डिस्कशंस बहुत होती है, उसको आलमी सतह पर किया जा रहा है, लेकिन जब तक एक्शंस नहीं होंगे, जब तक उसके हमें रिजल्ट नहीं शो होंगे, तब तक तो ये होता रहेगा। ये एक बात आपने अच्छी की है सामिया, कि बुनियादी तौर पे जहाँ पे जितने डिसीजंस होते हैं वो कंसेंसस से होते हैं। वो इससे पहले तो ये था, इस पे भी सोचा जा रहा है कि वो यानी ज़रूरी नहीं है कि उनको हर सूरत में वो भी किया जाए। ये प्लेजेस होते हैं। अब प्लेजेस होते हैं कि जी हमने फ़र्ज़ किया कोयले के पावर प्लांट हमने लगा दिए हैं, चाइना में स्पेशली, इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, तो वो कहते हैं कि जी इनको फेज़ आउट करें। वो कहते हैं हमारे पास कोयला है, कोयले से ही हम बनाएंगे, ज़ाहिर एनर्जी वही होगी। तो वहाँ पे इख्तलाफात रहते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन का एक बहुत बड़ा इशू है जो आप बात कर, है ना, इकोनॉमिकल सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं दुनिया में कि वो भी बहुत ज़रूरी है, और ये जो है ये एग्जैक्टली अब इकोनॉमिकल सिचुएशन, लोगों की इकोनॉमिक्स ही इस पर चल रही है। अब पाकिस्तान ने, वैसे बाय द वे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक थोड़ी सी, हमें अपना भी एतराफ़ करना चाहिए, हमने एक थोड़ी सी ज़्यादती की है। ज़्यादती ये की है कि हमने इम्पोर्टेड कोल से जो है यहाँ पावर प्लांट लगा दिए हैं। वो एक मेरा ख्याल है कि नहीं, ठीक है कोयले से भी आप चलाएं, क्योंकि पाकिस्तान तो लेस देन 1%, 0 पॉइंट पता नहीं 1% कोई कंट्रीब्यूट करता है इसमें कार्बन एमिशंस में। लेकिन हकीकत बात ये है कि हमारा जो यहाँ पे लोकल इंडिजिनस कोयला है, अगर उससे कोई हम एनर्जी या बिजली बना रहे हैं, वो तो मुझे इस बात समझ आती है। लेकिन आपने ऐसे कोयले के प्लांट लगा दिए जो इम्पोर्टेड कोल से आप चला रहे हैं, वो एक बड़ी ज्यादती है, क्योंकि आपका तो फारेस्ट का बहुत बड़ा मसला है। हमारे पास तो फारेस्ट रीजंस क्या है, क्यों इन्होंने ये स्टेप लिया गवर्नमेंट ने? ये एक ज़माना था, आपको याद होगा कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी, हमारे पास बिजली नहीं थी। जब बिजली नहीं थी तो हम फिर हमारे जैसे कंट्रीज़ जो है ना वो भागते हैं, वो कहते हैं किसी भी सोर्स से बिजली अगर बनती है तो हम कर लें। तो IPPs आए यहाँ पे, जो बेसिकली यानी अगेन फर्नेस ऑयल पे चलने वाले थे। तो हम इस तरफ क्यों गए? हम फ्लड्स आते हैं, हम डैम्स की तरफ क्यों नहीं गए? ये बड़ा नहीं, ये बड़ा प्रॉपर सही क्वेश्चन है कि बुनियादी तौर पे हमारे पास, आपको पता है यहाँ गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर या अदरवाइज़ भी KP में, और वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम बिजली एक अंदाजे के मुताबिक, आपको पता है ये टोटल रिसोर्सेज मिला लें तो 1.25 लाख मेगावाट जो है वो बिजली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं पानी से। ये बड़ी अफसोसनाक बात है यहाँ पे। ये हमने क्यों किया, ये पॉलिसी मेकर से ज़रूर पूछना चाहिए कि ये क्यों किया? नहीं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि असूली तौर पे हमें जाना चाहिए था डैम्स की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए था, क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए था। ये जो हमने फर्नेस ऑयल से और गैस से, LNG से हम प्लांट चला रहे हैं, ये हमने बेसिकली तो अपने साथ ज्यादती की हुई है। आज पाकिस्तान की मईशत का बुरा हाल है, तो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ इसी तरह के डिसीजन है जिनकी तरफ आपने पॉइंट आउट किया है कि ये नहीं होना चाहिए था, और उसका नुकसान सिर्फ इकोनॉमी को नहीं हो रहा। में ये देखिए, एक आम बंदे के जहन में, एक पब्लिक के जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये क्वेश्चन उनके माइंड्स में रेज क्यों नहीं होते? जो नहीं, वहाँ पे भी मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं रेज हो रहे होते हैं। देखें, एक तो एनवायरमेंटल इश्यूज थे, क्लाइमेट चेंजेस की इश्यूज थे, आज हम स्मॉग से 2-4 हो रहे हैं। तो बात यह है कि इनको असूलन ये है उस वक्त भी सोचना चाहिए था, लेकिन वो मेरा ख्याल है जब हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो रिसर्च बेस्ड यानी वो नहीं कर रहे होते, डिसीजंस नहीं कर रहे होते, वो वेल कंसीडर्ड डिसीजन नहीं होते, वो एक जर्क सा होता है, एक बस ठीक है, एक विम्स पे डिसीजंस हो जाते हैं। हाँ जी, हमें बिजली चाहिए तो ठीक है, लगा दो, जिस तरह के भी आते हैं, वो प्लानिंग नहीं होती। मैं समझता हूँ कि इसमें प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, वो प्लानिंग मिनिस्ट्री जो है, वो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपने स्मोक का जिक्र किया, लाहौर का इतना बुरा हाल है, तो कुछ कर रहे हैं उधर भी हम इंडिविजुअल तौर पर, लाइक कुछ हम स्टेप्स ले रहे हों
कंपनीज ले रही हूँ या मेरा ख्याल है कि अभी तक तो वो हमारे जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक काम ज़रूर किया है कि वो छुट्टी कर देते हैं 2 दिन, जो है ना वो कहते हैं बच्चे भी स्कूल ना जाएं, गाड़ियाँ ना चलें। गाड़ियाँ तो चल रही होती है, हमारे पाकिस्तानी उसी से खुश हो जाते हैं। नहीं, वो मुझे बात समझ नहीं आई कि भाई आपने जो काम करना था बुनियादी तौर पे देखें, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा प्रमोट करें। आपने अभी भी 1%, 2% इस तरह के टैक्सेस निकलते होंगे कि अब सैर करते हैं। नहीं, वही इलेक्ट्रिक नहीं, असूलन तो करना ये चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है ना टोटली जीरो पे कर देना चाहिए, कोई टैक्सेस ना हो, ताकि वो इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और दूसरा ये कि क्लीन एनर्जी की तरफ आ जाएंगे। दूसरा ये है कि जो डैम्स की आपने बात की, अभी भी डैम हमारे खैर कुछ बन भी रहे हैं, बड़े बड़े डैम, लेकिन हकीकत बात यह है कि उसको ज़्यादा फ़रोग देने की ज़रूरत है। और तीसरी बात यह है कि हमने रिन्यूएबल एनर्जी, हमारा तो यहाँ घरों में और सिंध साइड पे जाएं तो आपका विंड एनर्जी जो है ना वो हो सकती है। और इसके अलावा हमारा जो सोलर का यानी वो है पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा है। अब सोलर पे जाएं आप, उस पे विंड पे चले जाएं आप, ईवीज को लेके आ जाएं आप, ये जो है ना फॉसिल फ्यूल को वो करें, कोयले शोले की चीज़ों को ख़त्म करें, कोयला जो इंडिजिनस है चलें उसको यूज़ करें। लेकिन बात ये है कि ये जिस तरीके से हमने तबाही फेरी हुई है, अब ये स्मॉग का मसला पाकिस्तान के लिए इंडिया में भी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। इंडिया का शायद हमसे भी कहीं ज़्यादा है, हमारा वहाँ से इम्पोर्टेड भी होता है स्मॉग जो है ना, वहाँ से न्यू दिल्ली से भी आ रहा होता है। तो बात यह है कि ये स्मॉग के मसले के हल का तरीका तो यही है। ये जो चैलेंज है इसमें आपने जहाँ पे एक अंदाजे के मुताबिक कोई 20-22%, 25% जो है वो जो स्मॉग है उसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं हमारी गाड़ियों से जो इमिशंस निकल रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। और दूसरा, मैं अभी गया हुआ था मुल्तान, बहावलपुर वगैरह में, यकीन करें सामिया, जगह जगह पे मोटरवे के साथ जो है वहाँ पे वो खेतों को, वो जो जब खेत काट लेते हैं तो उनको आग लगा देते हैं। बाकी जो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बताऊँ। और मैं सोच रहा था कि ये जो नकवी साहब हैं चीफ मिनिस्टर, ये रोज़ कोई ना कोई एक्शन ले रहे होते हैं। यहाँ तो यानी हम मोटरवे पे जा रहे हैं, जगह जगह आग लगी हुई है, इधर कौन सा एक्शन हो रहा है? मुझे तो बात ही समझ नहीं आई कि ये स्मॉग का इलाज कैसे होगा। लेकिन बेसिकली एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है लोगों को, वहाँ एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसमें। अच्छा, एक और बात, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से अब क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क, यहाँ पे एक कैपेसिटी के भी बड़े इश्यूज़ हैं। मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम नाजरीन भी जानते हैं कि बुनियादी तौर पे यूएन ने एक कॉन्फ्रेंस कराई जिनीवा में, जहाँ पे प्लेजेस हुए हमें कोई 10-11 बिलियन डॉलर के। अब 10 बिलियन डॉलर कैसे आना था, उस पर हमने बाकायदा कोई प्रोजेक्ट्स देने थे, हम ये करेंगे और इस तरीके से करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट ऐसे करेंगे, वो हम नहीं दे सके, जिसकी वजह से वो इमदाद जो 9-10 बिलियन आ सकती थी वो हमारा लोन नहीं था। ये हम हर दफ़ा फेल क्यों हो जाते हैं? फेल इसलिए हो जाते हैं कि हमने वो जो गवर्नमेंट्स हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स नहीं थी, और हमारे जो इदारे थे वो रिस्पॉन्सिबल इदारे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपना काम नहीं किया। जब काम नहीं किया तो जाहिर है आप और हम अगर प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो फिर प्रोग्राम कैसे चलेगा। अब बात यह है कि वो सारी चीज़ें तो डिपेंड करती है ना, आपने होमवर्क करना था। अब यहाँ पे हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं माशाल्लाह, मैं खुद उसका हिस्सा रहा हूँ, लेकिन हकीकत कह रहे हैं और बरकत पड़ेगी प्लीज नहीं, वो माशाल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि वो मेरा एक उन पे एक तनकीद भी है कि भाई आप लोग काम करें यार, वो जो लोग प्रोफेशनल हैं उनको जगह दें। ये जो हमने वो जो सफ़ेद चमड़ी वाला अंग्रेज़ जो इधर ब्यूरोक्रेट बैठा था उसी को आपने रिप्लेस कर दिया, आप काला अंग्रेज़ आ गए। लोगों के बड़े शिकवे हैं, लोगों के आपसे बहुत ज़्यादा पब्लिक की यानी डिमांड्स होती हैं, या वो कहते हैं कि कुछ मुल्क के लिए किया जाए, लेकिन हकीकत बात यह है कि वो नहीं होता। तो हमें पहले तो ये दुआ मांगनी चाहिए कि पाकिस्तान में ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट, स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, वरना ये कर्जों में हम इतने जकड़े जा चुके हैं कि हमने एनवायरनमेंट, क्लाइमेट का क्या ख्याल रखना है। हम तो एक आदमी की भूख और उसका जो यानी शेल्टर का मसला है वो नहीं हल कर सकते। खत्म हो रहे कि हम इस तरफ हम तो वी आर एडिंग टू द वोज, मतलब हम तो बेसिकली एडअप कर रहे हैं चीज़ों को, मसले मसाइल को। तो वही हम बात ये कर रहे थे बुनियादी तौर पे, ये COP जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो है,
जिसको कोप कहा जाता है। तो ये कोप 1995 से शुरू हुए। 1992 से इंटरनेशनल लेवल पे यानी यूनाइटेड नेशन ने ये एक आगाही मुहिम शुरू की और उस पर एक काम शुरू हुआ और एक्शन जो है वो भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा इमिशंस जो हैं वो या तो अमेरिकन्स वो कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, या यूरोपियन यूनियन के जो यूरोप है वहाँ पे सबसे ज़्यादा यानी वो चल रहे हैं, प्लांट्स चल रहे हैं केमिकल से लेकर हर चीज़ के, जो कि ओजोन लेयर और सारी चीज़ों को डिसबैलेंस कर रहे हैं, या अब चाइना उसमें और इंडिया आ गए। तो ये कंट्रीज़ हैं जो बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये जो गैसेज हैं, ग्रीन गैसेज वो भी बंद हो रही है ना, हैं हमारे यहाँ तो जिनकी मिलें थी वो भी बंद हो रही है। नहीं, हमारे यहाँ तो कोई अजीब सी सिचुएशन है क्योंकि हमारे मसले मसाइल और है। हमारा बाबा आदम निराला है क्योंकि हमने वो वाले काम जो करने चाहिए थे हमें वो हमने नहीं। हाँ, हमने हमेशा डिफरेंट किए हैं। तो बात यह है कि हमें हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को, स्पेशली गवर्नमेंट्स को, चूँकि रियासत जो है वो बुनियादी तौर पर रिस्पॉन्सिबल होती है। किसी भी जो मेन इनिशिएटिव्स होते हैं वो रियासत ही ले रही होती है। अब रियासत और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि इस पर सोचें और इस पर वो करें। हमारे ये जो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आनी थी, अब SIFC जो है एक यहाँ पे आपको पता है बन चुकी है, जिसमें हमारे सिपा सालार भी मेंबर हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट की भी ट्राई कर रही है, MOUs भी हो रहे हैं। लेकिन हकीकत बात ये है कि ये सारी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं अगर हमने उन चीज़ों का ख्याल ना किया। जैसे ये क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, जैसे वो एक क्लाइमेट चेंज यानी एक सीज़न में विद इन 15 to 20 डेज हमारा $32 बिलियन का लॉस हो गया। और यहाँ पे हम एक मिलियन बल्कि एक डॉलर के लिए जो है वो हर जगह पे जो है ना वो भीख मांगने को तैयार होते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि हमारी गवर्नमेंट को ये एहसास करना चाहिए कि हमने अपनी सोसाइटी को, अपने मुल्क को कैसे आगे चलाना है, कैसे इंस्टीट्यूशंस को यानी प्रोफेशनल तरीके से चलाना है। अगर वो नहीं चलाएंगे तो अल्टीमेटली तो लॉस ही होता है, जाहिर है। मैं यही डिस्कस करना चाह रही थी कि देखें क्लाइमेट चेंज को तो हम नहीं उसके ऊपर फ़ौरन से ओवरकम कर पाते या नहीं कर पाते, लेकिन हमें ये पता है कि फ्लड आएगा या हमें ये पता है कि ये हो सकता है। तो हम उसके लिए कोई प्रिकॉशंस क्यों नहीं करते, कुछ पहले से हम इस तरह की मेजरमेंट्स क्यों नहीं कर लेते कि हम इस तरह से उससे थोड़ा कम नुकसान हो हमारा। ये अगेन वही मसला है कि हमारे चूँकि मसले मसाइल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि अगर जहाँ पे प्रॉपर स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम हो तो एक प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिटिकल यानी सिस्टम के साथ इकोनॉमिक सिस्टम आए जो बुनियादी तौर पे डिलीवर कर सके और जो इन्वेस्टमेंट्स लेके आ। यहाँ पे सिचुएशन जो है वो बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन भी बड़ी डिफरेंट है। आप कल भी बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हो गया, आपको पता है, रोज़ होते हैं। तो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो इसको हम डिस्कस करते हैं। मुझे कहा जा रहा है कि जी नाजरीन एक मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक करते हैं और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर हाजिर। सामिया, हम बात वही कर रहे थे कि बुनियादी तौर पे हमारा अगर इकोनॉमिक सिस्टम ठीक नहीं होगा तो हम एनवायरनमेंट का, क्लाइमेट का कैसे ख्याल रखेंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही की है और बड़ा मतलब ऑन द स्पॉट आपने बात की है। बुनियादी तौर पे हमारा प्लानिंग का इशू है। हमारा इशू ये है कि हम पता नहीं सारे इंस्टीट्यूशंस को हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो प्रोफेशनली नहीं रहे और हर बंदा जो है ना वो डंग टपाऊ काम नहीं होता, वो वाला चल रहा है। अब इस सूरत हाल में खैर हम लॉस एंड डैमेज फंड की बात कर रहे थे कि लास्ट टाइम पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा यानी काम किया और शहरी रहमान साहिबा ने स्पेशली, लेकिन हुआ ये कि उसका भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि $10 बिलियन आ सकते थे पाकिस्तान को, लेकिन हमारा कोई प्रोफेशनल इदारे होते जो बाकायदा प्लान्स बना के देते। अब हम एक एक पाई के लिए जो है ना इधर उधर घूम फिर रहे हैं और हमें मिलता नहीं है। IMF एक स्टैंड बाई एग्रीमेंट उसने बड़ी मुश्किल से दिया था, आपको याद होगा, लेकिन वो भी रोज़ बरोज़ इधर महंगाई इतनी हो रही है और क्योंकि उन्हें रिकवरी करनी होती है। ये जितने इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, जितने भी या कंट्रीज़ हों, बायलैटरल यानी इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती हैं, वो भी बुनियादी तौर पर उन्होंने तो रिकवर भी करनी है। अब रिकवर दूसरा ये जो इस इदारे से मुंसलिक होते हैं क्लाइमेट चेंज से हमारे मुल्क में, उस इदारे में क्या वो लोग हैं, कैपेबल हैं जो क्लाइमेट को समझ सकते हैं बहुत अच्छे से? मैं ये समझता हूँ, मैं फ्रैंकली समझता हूँ कि हमारी एक मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट
चेंज है और वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी, मुझे बताएं वो एजुकेशन, उनका एजुकेशन लेवल भी वो नहीं है जो एक क्लाइमेट। अच्छा नहीं, दूसरा ये कि आपको तो एक्सपर्ट्स लेके आने हैं ना जो उस फील्ड के हों बुनियादी तौर पे। आपने एक ब्यूरोक्रेट को जो है ना आपके बिठा दिया है और वो प्रोफेशनल आदमी नहीं है, वो रोज डंडा चलाता है, हाँ जी कौन आया कौन नहीं आया, और अच्छा उस पर एक्शन ले लिया, उस पर हमने डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम भी किया है। प्लास्टिक्स के हवाले से हमने कुछ काम किया, आपने रिन्यूएबल एनर्जी पे भी आप कोई काम शुरू किया हुआ है, लेकिन मैं वही कह रहा था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को टोटली टैक्स फ्री कर देना चाहिए, सो दैट कि यहाँ पे ये जो स्मॉग के मसले मसाइल हैं हमारे वो हो सकते हैं। और हमारी जो क्लाइमेट मिनिस्ट्री है उसको चाहिए कि वो प्रॉपर प्रोफेशनल लोग लेके आएँ, लेकिन वो किस वक्त आएंगे? वो भी उस वक्त आएंगे जब आपको पता है जो जिस घर में वो कहते हैं जिस घर में दाने हों तो वहाँ के सारे सियाने हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो बात यह है कि यहाँ पे दाने नहीं है, मकसद ये है कि यहाँ पे हालात अच्छे होंगे तो फिर जाके लोग कोई आएंगे आपके पास, आपके अपने लोग भी जाहिर है। अब इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि लोग लाइनों में लगे हुए हैं बाहर जाने के लिए, यंगस्टर स्पेशली, तो वो इसलिए लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं, इसलिए वो जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। तो हमें ये हमारी गवर्नमेंट को हमें जो है ना ये उम्मीद दिलानी है लोगों को और यंगस्टर्स को कि यहाँ पे बहुत सारे मौके हो सकते हैं। अब आईटी का ज़माना है, एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और हमारे नौजवान माशाल्लाह इस मामले में बहुत अच्छे हैं। वो एनवायरनमेंट के हवाले से भी अब एआई का बड़ा किरदार है। आपको पता है कि अब वो ऐप्स आ गई हैं जिसमें फार्मर्स को भी कहा जाता है कि जी अब ये वाला मौसम जो है ना इस तरह हो जाएगा, तो उनके पास इंफॉर्मेशन चली जाती है। तो डेफिनेटली हमारा कहीं ना कहीं वो एआई जो है वो आईटी सेक्टर जो है वो डिलीवर तो कर सकता है, लेकिन काश के हमारे जो फार्मर्स हों हम उनको भी तो कोई इस लेवल पे लेके आए वो समझ सकें कि आपने आगे करना क्या है। तो इसी हवाले से अब ये जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, उसमें क्लाइमेट इमरजेंसी की सिचुएशन जो पैदा हुई है, अब ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन जो है जैसे आप भी प्रपोज कर रही हैं, तो ये ऑलरेडी इस पे बात चल रही है कि कैसे टेम्परेचर, और आपको पता है एक अंदाजे के मुताबिक टारगेट जो है वो क्या रखा गया, जो बेसिकली उसमें पेरिस एग्रीमेंट में था 2015 में जो वो हुई थी COP हुई थी, तो उसमें ये कहा गया कि आपने पूरा ये जो यानी हीट वेव्स हैं या टेम्परेचर्स हैं ये तो रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। अब बाय द वे ये साल जो था, ये जो आउट गोइंग ईयर है जो दिसंबर में आप बैठे हुए हैं, आपको पता है इट वाज द हॉटेस्ट ऑफ द ईयर्स रिकॉर्ड वाइज। इससे ज़्यादा गर्म साल कोई नहीं गुजरा और इससे ज़्यादा गर्म नवंबर जो गुजरा है अभी पिछला महीना, इससे ज़्यादा गर्म कोई नहीं गुजरा, इसलिए कि वही क्लाइमेट चेंजेस की वजह से बहुत लगती है। लेकिन ये हकीकत है कि इस साल सर्दी वो वाली आई ही नहीं, जो नहीं सर्दी आई नहीं है, बिल्कुल नहीं आई। अभी तो आप यानी मैं समझता हूँ कि दिन के टाइम तो आप टी शर्ट में भी पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पाकिस्तान जैसे मुल्क में गो के बाहर इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी। लेकिन असल में वो मैं टारगेट बता रहा था, इनका टारगेट क्या है? टारगेट ये रखा गया है कि आप प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो था उनके 1.5 डिग्री सेल्सियस तक से को यानी रिड्यूस करें टेम्परेचर को, सो दैट प्री इंडस्ट्रियल लेवल। अब इंडस्ट्रियल लेवल के बाद तो हर साल जो है मेरा ख्याल है 1% तो या 0.5% तो हर साल बढ़ जाता है। अब यहाँ पे आप जैसे कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, मैंने भी यही फील किया है कि इस साल वो वाली सर्दी आई नहीं है। हम इस्लामाबाद में बैठे हैं और वो आदमी जो थर में बैठा है, जो मुल्तान में बैठा है, जो यानी बलूचिस्तान में बैठा है, सिबी में बैठा है, उसका हाल देखें। वहाँ पे तो नॉर्मल सी रात को थोड़ी सी सर्दी है, दिन के टाइम तो बिल्कुल ही नहीं है, रात को भी नॉर्मल वाली है। हम और आप जाएं तो शायद वो फील ना करें कि इतनी ज़्यादा सर्दी है, वहाँ के लोग ज़रूर फील करते हैं। तो वो इन सीवियर वेदर कंडीशंस में इसको कैसे वो करेंगे? क्लाइमेट चेंज का जो मैंने आपको बताया कि बुनियादी तौर पे गैप्स कहाँ हैं। गैप्स जो है 3-4 जो मैंने भी नोट डाउन किए हैं। एक तो बोल्ड डिसीजंस ज़रूरत है इंटरनेशनल लेवल पे,
और नेशनल लेवल पे भी वो नहीं हो रहे। और दूसरा ये है कि हमने एक्सेलरेट करना है एनर्जी ट्रांजिशन को। वो जो रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, विंड और सोलर की बात कर रहे हैं, जो ईवीज की बात कर रहे हैं, वो हमें कहीं पे वो करना था। और फिर हमने एक बड़ा सही रोबस्ट किस्म का फ्रेमवर्क देना है फॉर एडाप्टेशन के हमने ये सारे प्रोटोकॉल अडाप्ट करने हैं। उन्हीं को जाके अगर ये ना किए तो ये जो इंसान है ये ज़मीन से यानी वो भी हो सकता है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से ख़त्म भी हो सकता है। नॉट टुडे नॉट टुमारो। मकसद ये है कि ये आने वाले जो 10, 15, 20 सदियाँ हैं उसमें ऐसा वाक़या हो सकता है अगर ये ठीक ना हुए, अगर हमने इंसान ने अपने आप को ठीक ना किया। और एक चीज़ जो चैलेंजेस में से वो देखी है वो ये है कि एक तो पॉलिटिकल विल का बड़ा मसला है। पॉलिटिकल विल सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड ओवर बात कर रहा हूँ। देखें हुआ ये कि ये जो पेरिस एग्रीमेंट था उसमें बड़े बड़े डिसीजंस हो गए, बड़े अच्छे डिसीजंस हुए। जैसे मैंने क्योटो प्रोटोकॉल की बात की, दोहा कॉन्फ्रेंस की बात की, इसी तरीके से ये जो पेरिस एग्रीमेंट था, अब उसमें एक साहब जो अमेरिका के सदर हो गए डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा पेरिस एग्रीमेंट से मैं तो विड्रा कर रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारा ऐसे कहानी है। उसने कहा ये कहानी है, ये तो ऐसे ही चलेगा, हमने अपनी इंडस्ट्री को ख़त्म करना है, हमने ये करना है। भाई बात तो इंसानियत की है, बात तो ह्यूमैनिटी की है, बात तो लोगों की है, आपकी अपनी ज़िंदगी की है। लेकिन ऐसे ऐसे कैरेक्टर आ जाते हैं। अब वो उसने विड्रा कर लिया, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने आके दोबारा 21 में उसको ज्वाइन किया, रीज्वाइन किया है, तो इसलिए वो भी मतलब बोर्ड हो गए हैं। और इसी तरीके से ये जो पानी जब तक सर से ना गुजरे हम लोगों को आदत है। अब वो नहीं, ये दुनिया को भी यही आदत है। अब वो दुनिया की बात कर रहे हैं। अब बात ये है कि वो कहते हैं राइज ऑफ डिनायर्स, यानी लोग बहुत ज़्यादा अभी भी स्टेट ऑफ डिनायल में हैं कि ये कोई बहुत बड़ा थ्रेट है, जबकि ये बहुत बड़ा थ्रेट है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखें अगर 1 बिलियन लोग, वो कहते हैं एक अंदाजे के मुताबिक इस सदी के आखिर तक 1 बिलियन लोगों को बाकायदा रिफ्यूजी होना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा ड्यू टू ये वेदर कंडीशंस। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है थ्रेट तो इतना बड़ा है। अब टोटल जो यानी आबादी आज दुनिया की वो 8 अरब है, इस यानी सदी के आखिर में होते होते 9-10 अरब हो जाएंगे। अगर 9-10 अरब में से इसका मतलब 1 अरब जो है एक अंदाजे के मुताबिक उसको बाकायदा माइग्रेट करना पड़ेगा सवियर वेदर कंडीशंस की वजह से अपनी यानी वो करने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो ये एक और ग्लोबल वो कहते हैं कंजम्पशन पैटर्न जो है, यानी जो हमारा ओवरऑल हम यानी खा पी रहे हैं, जो सारी चीज़ें कर रहे हैं और ये जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, इन पे भी कहीं ना कहीं हमें सबको वो करना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी उम्मीद है, उम्मीद सामिया ये है, हम कायम है ना ये उम्मीद पे तो सारी दुनिया उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उम्मीद ये है थोड़ा बहुत नहीं, उम्मीद ये है कि ये जो नया दौर आया है टेक्नोलॉजिकल यानी रेवोल्यूशन वाला, इसमें ये हुआ है कि अब आपको पता है कि ये जो बैटरी है, बैटरी डे मनाया जाता है। आपको पता है वर्ल्ड ओवर एक बैटरी डे अमेरिका में मनाया जाता है। ये एलन मस्क ने जो है ना शुरू किया था, और वहाँ पे जब ये ईवीज़ का दौर आया तो मैं बताने ये जा रहा था कि बुनियादी तौर पे ये जो कंडक्टर्स हैं, सेमी कंडक्टर्स हैं और चिप्स हैं, इनकी वजह से यानी इस उस मेटल की वजह से वो एआई से लेकर हर चीज़ जो है वो बैक्ड है बाय द बैटरी, बाय द वो जो कंडक्टर्स हैं, सेमी कंडक्टर्स हैं, चिप्स हैं। अब आपको पता है चिप्स वार शुरू हो गई है। अमेरिका ने एक चिप्स एक्ट जो है ना बना लिया है कि हमने चाइना को जो है ना कोई चीज़ नहीं देना है, वियतनाम को भी कह रहा है, उसको साउथ कोरिया को कह रहा है, इवन ताइवान को कह रहा है कि नहीं आप चिप्स नहीं देंगे, उनके डिज़ाइन बने होते हैं, वो डिज़ाइनिंग जो है ना डिस्टर्ब होनी चाहिए। उन्होंने एक $200 बिलियन का अपना चिप्स एक्ट के बाद अपना फंड रख लिया है सिर्फ इस चिप्स को सेमी कंडक्टर्स को वो करने के लिए, क्योंकि अब नई जो वार है, सप्लाई चेन है, वो इस पर डिपेंड कर रही है। अब लेकिन मैं कहने ये जा रहा था कि ये बैटरी का दौर आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड ये है कि ये बैटरी बेस्ड जब चीज़ें आएंगी, यानी ये रिन्यूएबल एनर्जी की सूरत हाल होगी और क्लीन एनर्जी होगी, तो इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे आपकी फैक्ट्रियाँ, आपके जहाज़, आपकी गाड़ियाँ, आपकी सारी चीज़ें अगर वो बैटरी बेस्ड हो जाएंगी, ये फोसिल फ्यूल नहीं होगा, तो उसके बाद डेफिनेटली मेरा ख्याल है ओजोन लेयर हो या जो वो डिसबैलेंस है क्लाइमेट का, वो डेफिनेटली कहीं पर बेहतर होना शुरू होगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा गैसेज नहीं होंगी,
चीज़ें वहाँ पे लेकिन डिफरेंट। सबके लिए हमें ह्यूमैनिटी का सोचना पड़ेगा और हम अपने फ़ायदे को देखते हैं ना। ये बात आपने सही की है। ह्यूमैनिटी का ज़ाहिर है इसी में ह्यूमैनिटी का फ़ायदा है कि ये अगर इस तरह की कोई अच्छी टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाती है तो उससे शायद हम मुझे नहीं पता कि वो बैटरी से चलने वाली जो गाड़ी हैं उनमें से भी कुछ तो इमिशंस हो रहा होगा, बिल्कुल ऐसे उस लेवल का नहीं होगा जो अभी है। यानी अगर जहाज बैटरी पे चल रहा है तो डेफिनेटली वो वाली तो नहीं। अच्छा, फैक्ट्रियां जो हैं बैटरी बेस्ड हैं तो वो वाली इमिशंस तो नहीं होंगी, लेकिन फॉसिल फ्यूल पे जैसे मैंने पहले बताया वहाँ पे भी बड़े सूरत हाल ख़राब है, क्योंकि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, रशिया जो है, वो ये समझते हैं कि उनके पास तो फॉसिल फ्यूल ही सबसे बड़ी वेल्थ है और सबसे बड़ी यानी उनका एक्सप्लोरेशन है और उसी पे इकानमी चलती है। तो अगर उनको फॉसिल फ्यूल को ही फेज आउट कर दें तो फिर भाई हमारा क्या होगा। तो इसी तरीके से हमारे जैसे कंट्रीज़ यानी ब्राज़ील हो या यानी इवन चाइना में भी कोयला बहुत है, और हमारे यहाँ थर में आपको पता है एक अंदाजे के मुताबिक 150 साल तक हमारा ये कोयला जो है वो पता नहीं 50,000 मेगावाट एनर्जी पैदा कर सकता है। इतना बड़ा रिज़र्व है। अब हमारे जैसे मुल्क जो यानी कर्ज़ों में धंसे हुए हैं वो कैसे करें। वो ज़ाहिर है उनको तो अपना कोयला यूज़ करना है। अब कोयला यूज़ करेंगे तो उसके वो मुज़र असरात जो हैं वो बहरहाल होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रोटोकॉल्स वो होंगे, ये फंडिंग होगी और क्लाइमेट जस्टिस के लिए बात होती रहेगी और कहीं से कोई फंडिंग होगी तो फिर हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकली उन चीज़ों को भी टैकल कर सकते हैं। आपको पता है ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि अब वो जो धुआं छोड़ती थी वो यानी कोयला की बर्निंग की वजह से वो कम हो जाता है। ये फैक्ट्रियाँ हैं, ये जो मैं उसकी कोल पावर्ड प्लांट की बात कर रहा था, वहाँ पे आपको पता है कि आप जाएं वहाँ पे कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। हालांकि वो गैस इमिशंस हो रही होती हैं लेकिन उस लेवल की नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक छानी सी लगी हुई है और वो उसको यानी रॉक में तब्दील करके वो नीचे फेंक देते हैं, वो फिज़ा में नहीं जाने देते। तो वो इसी वजह से इस पे एक बड़ा आर्गूमेंट भी यही था जब ये लग रहे थे ये कोल पावर्ड प्लांट कि नहीं जी इसका इम्पैक्ट वो वाला नहीं है। ठीक है भाई, वो वाला नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सोलर एनर्जीज का तो कोई मुकाबला नहीं है जिसमें से कोई इमिशंस आए ही नहीं, और इसी तरीके से विंड एनर्जी में से तो कुछ इमिशंस नहीं होती। तो लिहाजा और स्पेशली वो हम तनकीद इस बात पे कर रहे थे गवर्नमेंट पे कि इनको इम्पोर्टेड कोयले पे नहीं करना चाहिए। थर का कोयला अगर यूज़ होता तो फिर भी बात समझ आती है, क्योंकि हमारा एक रिसोर्स है, उस रिसोर्स को हम यूज़ कर रहे हैं, हमें उन्हीं को यूज़ करके यूटिलाइज करना। एग्जैक्टली। और दूसरा ये है कि आने लाइटर मूड ये बताएं कि आपको एनवायरनमेंट के हवाले से कोई कभी मसले मसाइल होते हैं? हर बंदे को होते हैं। आप कोई फील करती हैं? बस ये मुझे लगता है वायरल बहुत ज़्यादा आ गए। अच्छा नहीं, वो कहते हैं ये बड़ी डिस्कशन है। कोविड-19 आया, ये जो सार्स आया और आपको पता है इबोला आया, वो कहते हैं कि ये भी बुनियादी तौर पर कैसे आ रहे हैं। ये भी वो कहते हैं कि चूँकि नेचर के बैलेंस को आपने डिस्टर्ब किया उसी में से निकल रहे हैं। वो जो आपने बात की है, नहीं लगाया में तो बहुत प्रॉब्लम होती है। आपने सही बात की है, उसका एक ताल्लुक है एनवायरनमेंट से, उसका एक ताल्लुक है। जल्दी वायरल जो है वो अटैक करता है और फिर आप की तबीयत खराब। जाहिर है। तो इसका मतलब है कि हर बंदा इम्पैक्ट होता है। आप भी इम्पैक्ट होती हैं, मैं भी होता हूँ। बहुत ज्यादा आ गई। आप देखिए पहले लोग जो होते थे वो मेरे ख्याल में 90 के होके भी सब खा पी रहे होते थे। अब आजकल के लोगों का इम्यून सिस्टम ही चेक कर ले। एक तो ठीक है डाइट और चीज़ें भी मैटर करती हैं, लेकिन वो भी मुझे लगता है क्लाइमेट चेंज का ही इम्पैक्ट है। हाँ, नहीं, डेफिनेटली जो फ्रूट्स आ रहे हैं, जो वेजीज आ रही है, उनमें भी मुझे लगता है इफेक्ट आया है। वो उस तरह का उनका टेस्ट ही नहीं होता। बिल्कुल ये बात आपने सही की है। बुनियादी तौर पे जब यानी एनवायरनमेंटल चेंजेस आ रही होती हैं तो आपके फ्रूट से लेकर और आपकी गंदम से लेकर आपकी वेजिटेबल से लेकर हर चीज़ उसका इफेक्ट हो रहा होता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां आती हैं जो बुनियादी तौर पे वो जो फैक्ट्रियों का यानी वो है फुजला है, वो जा रहा होता है, उसी में से सब्जियां उग रही होती हैं। तो जाहिर है अब अल्टीमेटली वो सब्जियां हम खा रहे होते हैं। आपको पता है ये जो पोल्ट्री को फीड दिया जाता है ये कैसा होता है। तो ये मौसमियाती असरात तो डेफिनेटली हो रहे होते हैं। अब हम फील करें या ना करें, इसीलिए तो यानी बार बार हमें फील भी होता है कि हमें ये नहीं करना, हमें ऑर्गेनिक फूड। अब आपको पता है अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर
लेकर यहाँ तक ऑर्गेनिक फूड का तस्वुर बड़ा आया है। ऑर्गेनिक फूड था क्या? बुनियादी तौर पे वही, वो जो क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से वो जो केमिकल से मिली हुई जो खादें और उनका इस्तेमाल था, और वहाँ से जो है ना बचने के लिए कि भाई प्योर चीज़ एक जो है ना वो होनी चाहिए। अब दोबारा से लेडीज ने अपने लॉन्स में, गार्डन्स में वो वेजीज और ये सब ग्रो करना शुरू कर दिए हैं। बड़ा अच्छा लगता है देख। आप भी कोई कर रही हैं या आप बिल्कुल आप इस तरह का कोई काम नहीं करती? लगा तो आगे से 10 एक्सक्यूजेज आते हैं, लेकिन नहीं, हाँ ये फायदा होता है। जैसे घर की आप चलें ऑर्गेनिक कोरिएंडर हो गए, वो हो गए, छोटी छोटी वेजिटेबल्स हो गई, टोमेटोज हो गए, ये आपके घर में लग सकते हैं इजीली। बहुत सारा हो सकता है, सब हो सकता है। अगर आपको खुद अगर आपकी विल हो तो यकीन करें माली हजरात भी बहुत एक्सक्यूजेस देते हैं। नहीं, माली हजरात तो वो अपनी दिहाड़ी लगाने आते हैं, जो सच्ची बात है। वो आते हैं, वो मैं अक्सर देखता हूँ वो घर के बाहर जो है ना वो कोई थोड़ा सा काम कर रहा होता है दिखावे के लिए, उसके बाद चला जाता है, महीने के बाद पैसे ले लेता है। और वो वाइफ से पूछता हूँ मैं कि ये क्या काम करता है? कहती है पता नहीं क्या काम करता है। मैंने कहा था फूल लगाओ, मैंने कहा ये लगाओ, सब्जी लगाओ, वो तो कोई नहीं लगाता। वो लगाता भी है तो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये एक बहरहाल हमें हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव खान साहब की हुकूमत ने लिया था, बिलियन ट्री सुनामी के नाम से। और वो मैं समझता हूँ कि एक एनवायरनमेंट के लिहाज से, क्लाइमेट के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो उन्होंने अच्छा प्रोजेक्ट हो उसको हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। केपी में हमारा जो साबका, जिसको हम सूबा सरहद कहते थे, अब खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वहाँ पे एक बड़ी कामयाबी से उन्होंने चलाया। वहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि एक सेक्रेटरी साहब हैं, अभी भी फॉरेस्ट के वो सेक्रेटरी हैं, उस वक्त थे, दरमियान में कोई चेंजेस भी आई। उस गरीब ने बड़ा झीला भी, नज़र शाह उसका नाम है, नज़र शाह ने वहाँ पे सेक्रेटरी फॉरेस्ट ने वहाँ बहुत काम किया। मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि वो मेरा जानने वाला है, दोस्त है, भाई है मेरा, और उसने रात दिन इंतहाई ऑनेस्ट आदमी है और इतना काम किया है उस अफसर ने, इतना काम किया है सामिया, आप सोच नहीं सकती कि वो ईद वाले दिन भी वो पहुंचा होता था कि नहीं जी मुझे तो वहाँ जाना है, सवात जाना है, फ़लाँ जगह जाना है, डीए खान जाना है। और मैंने जाके वो लोग जो है ना इस मौके पे वो जो ट्रीज़ हैं या दरख्त हैं उनको ख़राब करते हैं या वहाँ से उखाड़ के ले जाते हैं इंस्पेक्शंस के लिए या अपने एम्प्लॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए। उसने रात दिन एक किया और उसने बहुत काम किया है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मुझे पता चला कि उस पर भी कोई नैब शैब ने कोई नोटिस दिए हुए हैं। अब बताएं, जो बताने की ज़रूरत नहीं, अब तो यकीन करें खबर आती है कि फ़लाँ बंदे पे केस चल रहा है तो हम कहते हैं बड़ा ही अच्छा और शरीफ होगा। नहीं, एग्जैक्टली मसला ये है कि जिस बंदे ने कोई खुदकुशी करता है तो लोग कहते हैं आपने देखा होगा बड़ा। अच्छा, जिस बंदे ने काम नहीं करना होता, जो काम नहीं करता उसको कोई नैब शैब नोटिस नहीं देता। जो काम करता है, को कंट्रीब्यूट करता है, उसी को आके नोटिस मिलते हैं। इतना बड़ा अलमिया है ना हमारी नाकामी का कि मैं आपको बता। अब आप ये देखें कि यहाँ पे नाकामी का सबसे बड़ा सबब ही जिस लीडर ने यहाँ पे मोटरवेज बनाया, जिसने सी पैक को वो किया, उसी को नैब ने फिर सजाएं दी। अब खैर वो वापस होगी वो और बात है, ये एक अलग किस्सा है। अब एक बंदा चले जाए, हम 6 सितंबर का वाकया कितनी बहादुरी से याद करते हैं, उनके साथ भी यही हुआ। ये जो है ना बुनियादी तौर पे अब मैं समझता हूँ कि अपने हीरोज को सजाएं देते हैं। मेरा ख्याल है कि खान साहब की हुकूमत में वो नज़र शाह ने जो केपी में काम किया एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के हवाले से, वो बहुत बड़ा काम था। अभी भी वो इस पे कार्बन क्रेडिट एक मिलता है, अगर आप यानी एक ख़ास लेवल पे ग्रीनरी कर दें और उसका इम्पैक्ट आ जाए तो उसको वो एक स्टैंडर्ड्स हैं तो वो कार्बन क्रेडिट मिलता है। मीनिंग देयर बाय कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे उसका क्रेडिट यानी पैसे मिलते हैं, डॉलर्स मिलते हैं, वो कमा के वो दोबारा उसी इकानमी में यानी केपी में लगाने में वो शाह साहब जो है ना, नज़र शाह साहब, वो लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। ये काम होने चाहिए, उसमें तनकीद नहीं होनी चाहिए। जिसने जो अच्छा काम किया उसको उसका क्रेडिट देना चाहिए, करना चाहिए हमें। और ये हमारी नाकामी यकीन करे रुक जाए, लोग अच्छा काम करना शुरू, वो अप्रिशिएट होंगे तो वो करेंगे ना। जब उनको डीमोटिवेट किया जाएगा, डिसहार्ट होंगे तो नहीं, वो यहाँ पे नैब बना था बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, वही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का काम हो रहा है। अब भी पिछले दौर में खान साहब के दौर में अगेंस्ट वो यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर्स के अगेंस्ट यूज़ हो रहा था और अभी खान साहब के अपने खिलाफ यूज़ हो रहा है। तो ये बड़ी ज़्यादती की बात है। बुनियादी तौर पे जितने अच्छे काम किसी भी गवर्नमेंट ने किए हैं हमें वो अप्रिशिएट करने हैं। हमें यहाँ पे एनवायरनमेंट के लिहाज से
और इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पे भी एक इनिशिएटिव मेरा ख्याल है पंजाब में भी या बाकी भी, हमारा तो टूरिज्म बहुत अच्छा बेहतर हो सकता है, जबरदस्त हो सकता है। हम अगर क्लाइमेट को ठीक कर लें चीज़ों को, और सिक्योरिटी की सिचुएशन को ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। वो जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट और हमारी आर्म फोर्सेज है उन्हें करना है, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करना है, रियासत पाकिस्तान को करना है। ये किसी तरीके से मेरा ख्याल है इस चीज़ को ज़रूर कंट्रोल होना चाहिए। वो जो हमने एक बड़ा अरसा एज अ पॉलिसी अफ़गानिस्तान के साथ जो वो रखा, मुझे तो समझ नहीं आती कि आज अफ़गानियों को क्या हुआ है, क्योंकि वो हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं। मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, यानी क्या उन पे वो हुआ है। वो कहते हैं पाकिस्तान हमारा ज़िम्मेदार है, हालांकि पाकिस्तान ने तो मैं समझता हूँ कि हमेशा उनकी हेल्प की है, उनको अपना मेहमान रखा है। अब उनको इस बात पे गिला है कि वो कहते हैं कि जी यहाँ से हमें निकाला क्यों जा रहा है। ज़ाहिर है जहाँ दहशतगर्दी बढ़े और उसमें अफगानी अगर दहशतगर्दी कर रहे होंगे तो हमारे तो उसमें भी हम ये कर सकते थे, जैसे हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, वो भी निकालना शुरू कर दें तो डेफिनेटली हम भी यही शोर मचाएंगे। तो मैं इसको एज अ जनरल पर्सन इसको ऑब्जर्व करें तो ये होना चाहिए था जो क्रिमिनल है उनको निकालते। और हाँ, मेरा ख्याल है ये बात आपने सही की है। बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल है 3 4 5 कैटेगरीज बनती थी। देखें वो अफगान जो एक तो लीगली रह रहे हैं, कहा तो ये जा रहा है, उनको तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उनके आपको पता है कि वो कहते हैं कि जी जाली आपने शनाख्ती कार्ड बनवा लिए हैं तो उनको भी निकाला जा रहा है। दूसरे वो हैं जो अफगानी वहाँ से एक दौर में आए और यहाँ पे उन्होंने शादियाँ कर ली। अब एक अफगानी जिसकी बीवी पाकिस्तानी है तो उसको निकालना भी मेरा ख्याल है ज़्यादती है। उसके साथ भी कोई अलहदा एक कैटेगरी ये हो सकती है कि जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं अफगानी, अब बड़े हो गए, वो बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको भी निकालना एक ज़्यादती है। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं चीज़ें तो हैं। बहरहाल हम एनवायरनमेंट की ये बात कर रहे थे कि बुनियादी तौर पर खान साहब के दौर में नज़र शाह साहब ने अगर एक अच्छा काम किया तो उनको क्रेडिट देना चाहिए। अगर नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे आके सी पैक पे काम किया है तो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, और अगर कोई यहाँ पे मोटरवेज बनाए हैं तो उनका क्रेडिट जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमारी इस्तदा ये है कि ये कोई रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए, डैम्स की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए जो आपने प्रपोज किया, और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएँ जो उनको टोटली यानी उन पर टैक्स ना लगाएं और उनको टैक्स फ्री करें ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आए। और वो जो बैटरी बेस्ड यानी गाड़ियाँ हैं वो, और हमारा जो इंपोर्ट बिल है फॉसिल फ्यूल के हवाले से पेट्रोल डीजल पे लगता है, फर्नेस ऑयल पे लगता है, वो भी कम हो जाएगा। और तीसरा ये है कि यहाँ पे हमें सोलर और विंड एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। ये सारे वो इकदामात हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करने हैं, और ताकि हमारा एनवायरनमेंट, हमारा क्लाइमेट जो है वो बेहतर हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको पता है गिलाफ एक प्रोजेक्ट है जो बुनियादी तौर पे ये जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये ग्लेशियर्स इस सदी के आखिर तक ग्लेशियर्स ही ख़त्म हो जाएंगे। और क्योंकि वो जो हीट वेव्स हैं, ये जो समर आता है तो सारे वो पिघलना शुरू कर देते हैं। अब तो यानी अंटार्कटिका का भी कहते हैं उस बरे-आज़म में जो है वो वहाँ पे भी ये पिघलनी शुरू हो गई है। यानी इंसान ने अपने साथ वो वाला जुल्म शुरू कर दिया है जिसके बाद उसकी अपनी एग्जिस्टेंस जो है एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। उसको ज़रूर कंट्रोल करने के लिए मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं दुनिया को ख्याल करना चाहिए। ठीक है, COP की हद तक ठीक है कि ये कोप जो है वो हर साल होती है और कहीं ना कहीं उसकी आगाही भी जाती है। और वो ग्रेटा थनबर्ग एक स्वीडन की जो एक्टिविस्ट है, आपने देखा होगा, उसका फ़ोटो भी आता रहता है, वो हर जगह पे पहुंची होती है और वो कहती है क्या जुल्म हो रहा है दुनिया में और ये क्या हो रहा है। लेकिन ये है कि दुनिया है अपने तरीके से चलती है, लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं ये एहसास ज़रूर पाया जाता है कि इसको हमने इस इशू को एज एन इशू अब आ गया है। ये कन्फर्म है 1992 में जो यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ट्रीटी किया था वो ऑन एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के हवाले से वो ज़रूर रंग ज़रूर ला रहा है। अब ज़ाहिर है एक अगर लॉस एंड डैमेज फंड कैम हो गया है और अगर यहाँ पे कार्बन इमिशंस के हवाले से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एक फंडिंग हो रही है तो ये सारी चीज़ें हैं।
वो तो फिर दुनिया पे डिपेंड करता है। हमारे जैसे मुल्क जो है वो वैसे ही, अब हमारा 31-32 बिलियन डॉलर का लॉस हो गया, चले दुनिया ने आपको सपोर्ट किया, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी आया बाकायदा, यानी मैं उस पिछले साल की तबाही की बात कर रहा हूँ। अब हमें 8-10 बिलियन डॉलर जो है वो आ सकते थे अगर हम इस कैपेबल होते, हमारी कैपेसिटी होती, हमारे प्रोफेशनल लोग बैठे होते जो कि कोई प्रोजेक्ट्स बना के देते। वो हमने किया नहीं है, तो जाहिर है फिर हम किससे गिला करें। अब हमारा जोर तो सारा इस बात पे चलता है, हमने वो ले लेने, कर्जे शर्जे ले लेने और स्टैंड बाई एग्रीमेंट चलते रहेंगे और रोज़ बरोज़ चीज़ें महंगी होती रहेंगी। अब आपका गैस का बिल और बिजली का बिल और हर चीज़ का बिल जो है में हम फंसे रहेंगे, इसी में फंसे रहेंगे। और ऊपर से आपको पता है कि अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगी, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स पैदा नहीं होंगे, और अगर हमने यहाँ पे वो वाली तरक्की नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही होंगी, सिक्योरिटी सिचुएशन होगी, तो फिर एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। हर बंदा अपनी अपनी जगह पे तंग होता है कि हमने करना क्या है, लाइफ में क्या करना है। अब एक साइड वो है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया को थ्रेटन हो रही है, और एक साइड वो है जो हमारे जैसे गरीब ममालिक जो है वो मईशत के हाथों लोग मारे जा रहे हैं। और हमें दुआ ये करनी चाहिए कि ये आगाही जो है, ये जो इंटरनेशनल लेवल पे यूएन ने शुरू की है, और कोप हर साल होता है, और इसी तरह पाकिस्तान का जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, इनको एहसास करना चाहिए और ये बेहतर काम करें। नाजरीन, आज हम बुनियादी तौर पे डिस्कस कर रहे थे क्लाइमेट चेंजेस को, एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट को, और हमने देखा कि ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है इंसान को, इंसानियत को। हमारी दुआ ये है कि ये आगाही जो यूनाइटेड नेशन ने शुरू की है, जो हमारे मुल्क में भी ज़ाहिर है हमारी मिनिस्ट्री करती रहती है, तो इस पे ज़्यादा बेहतरी आए और इंसान की और इंसानियत की भलाई हो, और ये क्लाइमेट चेंजेस को बेहतर तरीके से टैकल किया जा सके। इसके साथ ही हसन बेग को और सामिया को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।